डॉक्टर केसी सामोता यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस व्याख्यान में हम डॉक्टर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर के द्वारा दिए गया वक्तव्य जो कि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स के लिए एक प्रेरणा है, एक सच्चाई है, एक हकीकत है, उस पर हम बात करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 का ये हिस्सा है। और साथियों, इस व्याख्यान में बाबा साहब ने जो प्रोफेसर्स हैं उनके लिए 3 मुख्य कार्य बताए हैं और ये सच्चाई मैं इतने वर्षों के बाद जो बाबा साहब ने लिखा है और कहा है उसे बयान कर रहा हूँ। शायद लोगों को इस बात का एहसास हो सके, शायद एहसास हो सके, क्योंकि ये बात उन गुलामों पर ज़रूर लागू होती है जो ये भूल गए हैं कि वो गुलाम थे और गुलाम हैं और इस गुलामी से अभी वो मुक्त या आज़ाद नहीं हुए हैं। उन्हें आज़ादी के लिए ये कार्य जो अपने आप को प्रोफेसर समझते हैं, मानते हैं या पद पर विराजमान हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए? उन्हें अध्ययन के कार्य से, अध्यापन के कार्य से, अनुसंधान के कार्य से निरंतर जुड़े रहना चाहिए। साथियों, 12 अप्रैल 1947 की तारीख को बाबा साहब अम्बेडकर ने ये व्याख्यान दिया था, जो व्याख्यान मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जो व्याख्यान 3 मुख्य कार्य बता रहा है कि प्रोफेसर्स को कौन से 3 मुख्य कार्य करने चाहिए, आचार्यों को उन कार्यों को छोड़कर दूसरे कार्यों में निरत नहीं होना चाहिए। तो ये साथियों वह पृष्ठ संख्या है 245 पर, जहाँ पर प्रोफेसर अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान कामों के लिए ही समर्पित रहे। मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज के पुरातत्व अनुसंधान और पुराण इतिहास इस विषय पर के विद्वान प्रोफेसर रेवरेंड फादर हैरोस का सिद्धार्थ कॉलेज में मोहनजोदाड़ो के लेखों का पाठन विषय पर भाषण हुआ। उस दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रोफेसरों के अनुसंधान कार्य के बारे में विवेचन किया और उन्होंने कहा, फादर हैरास ने अपार मेहनत से मोहनजोदाड़ो में मिले सिक्कों और ईंटों पर की लिखावट कैसे पढ़ी जाए इस विषय पर अध्ययन किया है। हर किसी को इस बारे में आनंद, गर्व और आश्चर्य की अनुभूति होगी, इसमें दो राय नहीं है। मेरे मन में कई सवाल आए कि किस प्रकार फादर हैरास ने अपना पूरा ध्यान इस विषय पर केंद्रित किया और बेहद महत्वपूर्ण अनुसंधान किया। उसी प्रकार का अनुसंधान हमारे हिंदी विषय के प्रोफेसरों ने क्यों नहीं किया? क्या ऐसे विषयों में उनकी रुचि नहीं है, या फिर उनके पास इस काम के लिए जरूरी विद्वत्ता नहीं है, या किसी साधन सामग्री की कमी है? आज इन बातों के क्या कारण हो सकते हैं, इस पर जरा बारीकी से हम सोचेंगे। मुझे लगता है कि थोड़े रुपए कमाए और सुख से जिएं, इसके अलावा हमारे प्रोफेसर्स के मन में और कोई महत्वाकांक्षा ही नहीं है। महत्वाकांक्षा के अभाव में ही उनके हाथों कोई महत्वपूर्ण काम शायद नहीं हो पाता। कभी कभार वे पाठ्य पुस्तकों पर नोट्स लिखते हैं। नोट्स लिखने के अलावा और कोई महत्वपूर्ण काम हो सकता है, इस बारे में पता नहीं वे जानते भी हैं या नहीं। तभी एक प्रोफेसर ने कहा, हम प्रोफेसर्स आजकल के विश्वविद्यालयों में मिलने वाली शिक्षा की ही उपज हैं, इसीलिए इस बारे में प्रोफेसर्स को नहीं वरना विश्वविद्यालय की शिक्षा पद्धति को ही दोष देना होगा। तब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, मैं मानता हूं कि हमारे विश्वविद्यालयों की शिक्षा पद्धति के कारण श्रेष्ठ प्रोफेसरों का निर्माण कठिन हुआ है। हम में से कई प्रोफेसरों को शेक्सपियर के नाटक या काव्य कॉलेजों में पढ़ाने पड़ते हैं। यह विषय पढ़ाने की शुरुआत जब से हुई है, तब से हमारी युवा पीढ़ी को या भारत को किसी प्रकार का फायदा पहुंच रहा है? मुझे लगता है कोई फायदा नहीं होता। मैं भी कभी कभी नींद न आए तो शेक्सपियर या काव्य वगैरह पढ़ता हूँ। नहीं पढ़ता ऐसी बात नहीं है, लेकिन वह केवल समय काटने के लिए, उस विषय पर मैं सोच नहीं सकता। हमारे कॉलेज में आजकल एकदम साधारण स्तर की शिक्षा दी जाती है। मानता हूँ कि बीए की परीक्षा तक स्कूल के अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं, उसी पद्धति से शिक्षा दी जाती है। ऐसा नहीं कि उसमें हम सुधार नहीं ला सकते। मुंबई शहर में ही आर्ट्स और साइंस विषय पढ़ाने वाले 6 बड़े बड़े कॉलेज हैं। आजकल के चलन के अनुसार हर कॉलेज विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद उनका अस्तित्व अलग विद्यालय की तरह ही है ना। इससे होता यही है कि इन 6 महाविद्यालयों में अलग अलग प्रोफेसरों के द्वारा एक ही विषय बार बार पढ़ाया जाता है। इससे एक ही काम की निरर्थक पुनरावृत्ति होती है।
लेकिन मान लीजिए कि इन विषयों के बजाय अगर हम ऐसा करें कि एलिफिंस्टन महाविद्यालय में केवल इतिहास और अर्थशास्त्र यही विषय पढ़ाए जाने की व्यवस्था करें और जो प्रोफेसर इन विषयों को पढ़ाना चाहें उन्हें केवल एल्फिंस्टन कॉलेज में ही भेजा जाए तो एक ही विषय के 7-8 प्रोफेसर्स एक जगह मिलेंगे। फिर उनके काम को हम सहज ही विभाजित कर पाएंगे। एक प्रोफेसर प्राचीन भारत पर भाषण देंगे, एक अन्य प्रोफेसर बुद्ध का समय और ईसा मसीह युग का प्रारंभ विषय पर भाषण देंगे, तीसरे प्रोफेसर मुस्लिम युग विषय पर भाषण देंगे, चौथे मराठों का युग विषय पर और पांचवें प्रोफेसर अंग्रेजों का युग विषय पर भाषण देंगे। इससे विषयों का अच्छा बंटवारा होगा। हर प्रोफेसर को अपने विषय का पूरा अध्ययन करने की फुर्सत मिलेगी। इससे हर प्रोफेसर को अपने विषयों पर अनुसंधान करने की तैयारी के लिए ज़्यादा समय मिलेगा। मुंबई विश्वविद्यालय में अन्य सुधार होने के इंतजार में बैठे रहने की बजाय पहले हम इस एकदम सादे से सुधार को तुरंत लागू करें। हर कॉलेज 1-2 विषयों के लिए ही अपने को समर्पित रखे। इससे उस कॉलेज में उस विषय से संबंधित सभी ग्रंथ इकट्ठा हो पाएंगे। आवश्यक वस्तुओं का संग्रहालय भी पास ही रखने की व्यवस्था भी की जा सकेगी। सभी कॉलेजों के प्रोफेसरों को अलग अलग तनख्वाह न देते हुए विश्वविद्यालय की ओर से ही सबकी एक सी तनख्वाह तय की जाए। इससे आज की तरह अलग अलग न होकर सरकारी कॉलेज और निजी कॉलेज के प्रोफेसरों की तनख्वाह एक सी होगी। तनख्वाह की समस्या दूर होने तथा काम के उचित बंटवारे के बाद शिक्षा देने का काम और अनुसंधान कार्य तेजी से शुरू होगा। मेरा मानना तो यह है कि प्रोफेसर अपने अध्ययन और अध्यापन के काम में अपने को इस तरह समर्पित कर ले कि अपने घर का ख्याल रखने तक के लिए उनके पास फुर्सत नहीं हो। वह काम पूरी तरह उनकी पत्नी के ही सुपुर्द हो। प्रोफेसर बेकार के काम अपने जिम्मे लेकर अपनी जिम्मेदारियां बढ़ाएं, ये मुझे मंजूर नहीं। अध्ययन अध्यापन में ही अनुसंधान भी शामिल है। इन 3 बातों के अलावा प्रोफेसरों को कोई अन्य काम नहीं करना चाहिए। ये था साथियों बाबा साहब का विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों को दिया गया संदेश, जिन पर उनको अमल करना चाहिए। उम्मीद है शायद विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों की रैशनिटी में थोड़ा सा उद्दीपन स्थापित हुआ होगा। व्याख्यान सुनने और देखने के लिए धन्यवाद।